नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वोकेशनल के 9th क्लास में लेवल 1 में आपके पास एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। अभी पिछले ही वर्ष से ऐड हुआ है 2019-20 से। तो उस वर्ष से क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। चार से लेकर 5 इसके सब सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और ग्रीन स्किल्स के साथ आपका एक रोजगार निपुणता के लायक, रोजगार के लायक आपको स्टैंड किया जाता है, खड़ा किया जाता है। रोजगार के लायक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। तो इसमें आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक बूस्टर एक बनाया गया है आपके लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो सभी ट्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती है? रोजगार निपुणता, रोजगार के लायक बनाना। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन से अभिप्राय इंफॉर्मेशन को 2 या 2 से अधिक लोगों तक या उनके ग्रुप में शेयर करना है, जिससे साझे संदेश को, जो कॉमन संदेश है, एक ही बात को 2 या 2 से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे। और मेथड क्या है इसके? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल में क्या होता है? वर्बल में जहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग करके एक दूसरे तक बात पहुँचाते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वर्बल के 2 टाइप भी हैं। हमारे पास होता है एक ओरल और एक रिटर्न। ओरल मैंने बोलकर, रिटर्न मैंने लिखकर। दोनों में क्या हुआ? शब्दों का प्रयोग हुआ। नॉन वर्बल करते हैं, नॉन वर्बल में हम साइंस का, संकेतों का प्रयोग करते हैं। नॉन वर्बल में हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाथ मिलाना, ये ऐसे लाइक देना, इस प्रकार के जो भी संकेत हैं वो सारे किस में आते हैं? हमारे नॉन वर्बल में आते हैं, क्योंकि उसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, उसमें हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। थर्ड आता है विजुअल। विजुअल में क्या होता है? विजुअल में हम चित्रों का और फोटोज़ का प्रयोग करते हैं। पिक्चर्स और इमेजेस के प्रयोग से एक दूसरे तक बात पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संकेत दिया हुआ है नो स्मोकिंग का, ऐसे करके संकेत दिया हुआ है नो स्मोकिंग का। तो वो क्या बताता है नो स्मोकिंग का? कि यहाँ पर आपको उस एरिया में नो स्मोकिंग करना बिल्कुल मना ही है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब जो प्रभाव डाले कम्युनिकेशन, उसके 7C क्या है? तो पहला है क्लियर, दूसरा कंसाइज, तीसरा कंक्रीट, चौथा करेक्ट, 5वां कोहेरेंट, छठा कंप्लीट, 7वां कोर्टियस। यदि आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहिए, स्पष्ट। हमारी जो कम्युनिकेशन है, बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी, उसको समझ में आए। संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट में, ज़्यादा लंबी ना लेकर जाएं हम अपनी बात को। ठोस होनी चाहिए, हमारी बात में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे मुद्दे से भटक कर हम बात करें। कोहेरेंट, बिल्कुल सही तथ्य होने चाहिए हमारे पास, और उस सब्जेक्ट से बिल्कुल रिलेटेड बात करनी चाहिए, उस सब्जेक्ट से बाहर ना जाएँ। और संपूर्ण, जो हमारी बात हो वो उस बात में कंप्लीट, पूरी जानकारी कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि हम अधूरी जानकारी उनको दें और हमें ज़्यादा उसके बारे में पता हो। और विनम्रता से हमने उसको पेश करना है, कोर्टिस होकर। उसके बाद आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन में दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले, दृष्टिकोण का मतलब बात का नज़रिया बदलने वाले, उसी बात का दूसरा नज़रिया निकालने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? यदि हम उन फैक्टरों पर बात करें तो एक ही बात के एक से अधिक मतलब निकल सकते हैं। जैसे लैंग्वेज, भाषा सबसे ज़्यादा बाधा बनती है, कारक बनती है। जैसे मान लीजिए अनजान शब्दों को, अनजानी भाषा, पूरी जानकारी की कमी में भाषा बहुत बड़ी कम्युनिकेशन में बाधा बन जाती है। जैसे एक अमेरिकन है और एक हिंदुस्तानी है, दोनों की बातचीत करें और दोनों को अपनी मातृभाषा आती हो, तो एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना, बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, कल्चर और संस्कृति का प्रभाव भी संकेतों को समझने और समझाने में फ़र्क पड़ता है। जैसे कि थंब है, हम एक लाइक देते हैं, इस प्रकार से हम थंब करते हैं। तो अंगूठे को दिखाने का मतलब कई जगह पर तो होता है अच्छा, आपने अच्छा काम किया, हम उसका लाइक दे रहे हैं, और कई जगह पर इसका इंसल्ट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हम आपसे बेहतर हैं। इन्वायरमेंट, वातावरण भी आसपास के क्षेत्र में कम्युनिकेट करने में बाधा का कार्य करता है। उदाहरण के लिए एक शांत वातावरण में और किसी समारोह में कहीं फंक्शन चल रहा है और वहाँ पर बहुत शोरगुल है, तो दोनों स्थानों पर हम यदि किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी अंतर रहेगा। समारोह में हमें काफ़ी ऊंचा बोलना पड़ेगा, और ये भी गारंटी नहीं है कि सामने वाले तक वो पूरी बात पहुँच पाएगी या नहीं। वह अपने एक एस्टीमेट से, अपनी जजमेंट से उस बात को समझेगा, क्योंकि शोर बहुत होगा वहाँ पर। इसी प्रकार फीलिंग और भावनाएं, हमारी भावनाएं भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। किसी पर विश्वास ना कर पाना भी कम्युनिकेशन में बाधा। यदि हमें किसी पर्सन पर विश्वास नहीं है तो हम उस हिसाब से बात करेंगे कि उतनी ही बात उसको बताएंगे जितनी हमें लगेगा कि इस बात को बताने में हमें कोई रिस्क नहीं है, या हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हम इम्बैलेंस है, तब भी हम बात करने के तरीके में हमारे सामान्य आदमी से अलग रहेंगे। उसके बाद पर्सनल फैक्टर, जो हमारे पर्सनल फैक्टर क्या रहेंगे? व्यक्तिगत कारकों में अपनी फीलिंग, आदतें, सोचने के तरीके आदि आते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सामान्य व्यक्ति है और एक डरा हुआ है किसी बात से, और एक के अंदर विश्वास नहीं है, तो तीनों का जो बात करने का नज़रिया होगा, बात करने का तरीका होगा, वो अलग अलग होगा। ये कारक है महत्वपूर्ण। इससे पूछ सकते हैं कि कम्युनिकेशन में दृष्टिकोण के कारक क्या हैं, तो आप कह सकते हो कि लैंग्वेज है, कल्चर है, इमोशनल फीलिंग है, पर्सनल फैक्टर है।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म करने के लिए किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी तक अपने विचार, आइडिया और फीलिंग पहुंचाने के लिए, और ऑल ऑफ द अबव, सभी, इससे हम सभी काम करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं और अपनी सूचनाओं और भावनाओं को भी एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर, ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपके पास, तो 1 मार्क्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर थ्रू ए लेटर, किसी लेटर के द्वारा सूचना प्राप्त करने का कौन सा तरीका है। तो जो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसमें लिखा हुआ है लिखकर तो भेजने वाले के लिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव करने वाले के लिए। रिसीव करने वाले के लिए क्या होगा, वो पढ़कर उसको प्राप्त करेगा जो लेटर उसके पास प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर है रीडिंग, यहाँ पर राइटिंग गलत लिखा गया है उसको। उसके बाद हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन फोन, फ़ोन पर हम कैसे रिसीव करते हैं, बोलकर नहीं करते, लिखकर नहीं करते और पढ़कर नहीं करते, उसमें हम सुनकर करते हैं। आगे कॉलम को मैच करना है कि ये जो लैंग्वेज का कारक है ये कहाँ पर बाधा बन रहा है। तो एक है आपका किताब पढ़ने में, जो कि दूसरा टीवी देख रहा हो। एक है हमारा कल्चर में वेयरिंग शूज़ है, जिसमें किचन को र्यूड और डिसरिस्पेक्टफुल बना है, टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर नोस तमिल। तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा कि लैंग्वेज हमारी कहाँ पे है, लैंग्वेज है हिंदी में बात करना, जबकि दूसरों को क्या आती हो, तमिल। तो लैंग्वेज क्या है, वहाँ पे बाधा है। तो ये लैंग्वेज का किसके साथ मैच है, 1 का C के साथ। इसी प्रकार इमोशनली यदि हम किससे अटैच है तो कौन सा आएगा इसमें आएगा पेरेंट इज़ नॉट टॉकिंग टू द चाइल्ड, इसका मतलब वो क्या है, इमोशनली उससे नाराज हैं। इन्वायरमेंटल पर्यावरण में कौन सा आएगा, ट्राई टू रीड ए बुक, हम बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे इन्वायरमेंट कौन सा है, दूसरा क्या देख रहा है उसी रूम में, वॉचिंग टीवी देख रहा है, तो आवाज़ आ रही है तो हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दे सकता है वो एनवायरनमेंट। कल्चर में क्या आएगा, इन सम कल्चर वेयरिंग शूज़ पहनकर जाना किचन में क्या माना जाता है, र्यूड माना जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, और किसी कल्चर में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल्चर का बाधक कौन सा हो गया, ये वाला, जूते पहनकर जाना। तो ये इसके साथ कॉलम मैच किए। इसके बाद आता है आपके पास क्लियर कम्युनिकेशन, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन। क्लियर और कंप्लीट थोड़े से मिलते जुलते ही हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आ जाएगा कि राम प्लेस फुटबॉल, राम प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पे हमें पता राम प्लेस फुटबॉल खेलता है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है, क्यों कौन से स्थान पर खेलता है, कब खेलता है। तो यहाँ पर क्या है कि राम प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग, तो शाम को खेलता है वो। तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें सिर्फ फुटबॉल खेलने के बारे में बताया और जानकारी नहीं दी, तो ये स्पष्ट तो है परंतु कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर उसने कंप्लीट कर दिया कि शाम को राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट और क्लियर कम्युनिकेशन में फ़र्क है। उसके बाद है वर्बल बताया था आपको, इस प्रकार कम्युनिकेशन में सूचना को शब्दों का प्रयोग करके शेयर करना है, चाहे वो सुनकर भी हो सकता है, चाहे वो लिख कर हो सकता है। ये ओरल हो गया मौखिक और ये हो गया लिखित, ये दोनों किसके प्रकार हैं, वर्बल के। बेनिफिट क्या है वर्बल कम्युनिकेशन की, यह बहुत आसान है, क्विक है, तेज़ी से काम करती है। यदि हमने लिख दिया या बोल दिया उस तक बात पहुंच गई। वी कैन गेट क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स भी आ जाता है, जो हमने उसको बात कही। पर कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ कल्चर से क्या होता है कि सही वर्ड यदि यूज़ ना किए जाए तो वो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। यदि हमने मान लीजिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक कल्चर में कुछ और मतलब होता है, एक कल्चर में कुछ और मतलब होता है, तो वहाँ पे यदि हमने उसके लिए कॉमन वर्ड ना यूज़ किया तो सामने वाला उसकी इंसल्ट भी समझ सकता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के बीच में बोलने वाले 3P कौन से हैं, 3Ps। तो पहला है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। यानी कि यदि आपने पब्लिक के सामने बोलना है तो आपने 3P ट्रिपल P की तैयारी करनी है। पहला प्रिपेयर करना है, पूरी उसकी तैयारी करनी है और टॉपिक के बारे में सोचो। उसके बाद उसकी लिसनर की नीड सोचो कि वहाँ पर जो लिसनर आएंगे वो किस प्रकार के होंगे, और बेस्ट वे निकालो कि उनको ये बात हमारी समझ में आ जाए। उस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करके आप स्पीच तैयार करो। फिर प्रैक्टिस, फिर उसकी आप शीशे के सामने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, फैमिली के सामने कर सकते हैं या किसी दोस्त के सामने कर सकते हैं। ऊंचा ऊंचा बोलकर आप उसकी तैयारी करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप जो बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ जाएगी। परफॉर्म करके देखिए, तो परफॉर्म करना है भी एक, परफॉर्म करके दिखाना भी एक ट्रिपल P में आता है। तो आपने वहाँ पे लंबी सांस लेनी है और टॉपिक के बारे में, हल्की सी तैयारी के बारे में सोचना है कि हमने क्या क्या किया था स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद कॉन्फिडेंस से बोलना है। तो ये आपके ट्रिपल P पब्लिक स्पीकिंग में काम आते हैं। इसके बाद बात करते हैं चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का सही एग्जाम्पल चूज़ करो, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नोट्स।
तो सबसे ज़्यादा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम कौन सा है? फेस टू फेस। जब हम सामने से मिलेंगे किसी को तो आपस में बातचीत एक दूसरे से करके समझा सकते हैं उसको। व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज़, यदि हम वर्बली किसी से बात करें तो कौन से शब्द प्रयोग होने चाहिए? मुश्किल, साधारण, पेचीदा, संक्षिप्त। तो कौन से होने चाहिए? साधारण, ताकि आराम से उसको बात समझ में आ जाए। उसके बाद वाई डू वी सेंड ईमेल्स, ईमेल्स क्यों भेजते हैं हम? टाइम पे पहुंचने के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल शेयर करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। तो कौन किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट और फाइल को शेयर करने के लिए। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी है ये भी एक तरह से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिना शब्दों का प्रयोग के मैसेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, ये हंसने का है, ये हैरान होने का है, ये गुस्से का है, इस टाइप से हम बना सकते हैं इमोजीज। पोस्चर, यदि हम सीधे खड़े हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बताता है, यदि हमने होल्डिंग हेड, सिर पकड़ा हुआ है, माथा पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हम परेशान हैं। इस प्रकार से गेस्चर है हमारे बॉडी के, किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, टच करने का हमारा तरीका कैसा है, हाथ मिलाने का तरीका कैसा है, आंखों का संपर्क कैसा है, तो ये सारे किस में आते हैं? हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब होता है विजुअली देखकर किसी को। इस प्रकार कम्युनिकेशन में मैसेज को इमेजेस या पिक्चर, चित्र और फोटो के द्वारा भेजा या समझा जाता है। तो आपके पास इसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज ए पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन। चेहरे का जो इनमें से कौन सा पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन है? स्टारिंग हार्ड का मतलब होता है घूर कर देखना। नोडिंग वाइल लिसनिंग, नोडिंग का मतलब होता है अपने मुंह को हिलाना नीचे को, जैसे हम हाँ हाँ करते हैं ना, मुंह को नीचे को हिलाकर, उससे सामने वाले को लगता है कि हाँ अच्छे से ये मेरी बात सुन रहा है। तो रिंकल्ड फोरहेड, माथे पर तनाव के वो निशान देखे जाते हैं जो माथे पर रिंकल आना। और लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से दूर के किसी और तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, तो ये भी नहीं होता, ये घूरना भी नहीं होता। यही होता है कि हम अपने मुंह को हिलाते रहें बीच बीच में, उसमें लगता है कि वो हम सामने वाले को लगता है कि वह हमारी बात सुन रहा है। तो इसका आएगा नोडिंग वाइल लिसनिंग। व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे शो। तो यदि बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर, बॉडी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है और हम फिर कोई उस पोस्चर में कुछ बता रहे हैं तो क्या शो करता है? शर्मिंदगी, शाइनेस, फियर, डर, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस। तो ये कॉन्फिडेंस को बताता है कि हमारे अंदर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम अपनी छाती सीधी करके किसी को समझा रहे हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। इनमें से कौन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कार्यस्थान पर अप्रोप्रिएट का मतलब उचित नहीं है? कौन सा प्रकार उचित नहीं है? पुट्टिंग आर्म अराउंड ए को वर्कर्स शोल्डर, किसी के को वर्कर के साथ वाले के शोल्डर पे कंधे पर हाथ रखना। और शेकिंग हैंड फर्मली, मजबूती से हाथ मिलाना। लुकिंग एट द स्पीकर विद ए स्माइल्स, बोलने वाले की ओर स्माइल से देखना। स्टैंडिंग विद एन अपराइट पोस्चर, बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में खड़े होना। तो ये तीनों ही बेस्ट हैं, बट ये उचित तरीका नहीं है कि हम को वर्कर के शोल्डर पर हाथ रखें या बाजू रखें। When you are preparing for a presentation you should, यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखेंगे? फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, प्रेजेंटेशन के उद्देश्यों पर फोकस करेंगे। प्रैक्टिस यूर स्पीच इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और फ्रेंड और या दर्पण के सामने उसकी प्रैक्टिस करेंगे। डू रिहर्सल, रिहर्सल का मतलब होता है अभ्यास। डू रिहर्सल टू टाइम यूर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स, तो उसके टाइम लेकर उसकी क्या करेंगे हम? प्रेजेंटेशन की क्या करेंगे? स्लाइड्स की रिहर्सल करेंगे। और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी करेंगे। तो ये सभी में आएगा, इसमें ये सभी कार्य हम करेंगे तभी हमारी प्रेजेंटेशन अच्छे से रेडी हो पाएगी। एक आता है मिंट्स रूल। मिंट्स रूल ये कहाँ आता है? ये कैपिटलाइजेशन पे आता है। जो हमारे एक बड़ी ABC बोलते हैं इसको हम, एक बिग साइज होती है, ऐसे इस टाइप से अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, और एक इस साइज से होते हैं। तो इसमें एक फर्स्ट लेटर हम कई बार कैपिटल रखते हैं कुछ वर्ड्स का, या स्टार्टिंग वर्ड हमारा कैपिटल होता है। तो उसमें कौन से रूल काम करते हैं? तो उसमें मिंट्स का रूल आता है कि मंथ्स के नेम होते हैं जो हमारे, उसमें कैपिटल आएंगे। द लेटर, ये वाला आई जो लेटर खुद है जिसका मतलब मैं होता है, वह यदि स्टार्टिंग में है, बीच में है, चाहे लास्ट में। जैसे यदि मैंने लिखा हु एम आई, क्वेश्चन पूछा भी मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर आई लास्ट में फिर भी कैपिटल आ रहा है। नेम्स, किसी का भी नाम लेना है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम का भी और श्याम का भी दोनों ये स्टार्टिंग में ना होते हुए भी कैपिटल है क्योंकि ये नेम है। टाइटल, किसी को टाइटल देना है, श्री कहना है, श्रीमती कहना है, तो उसका जो टाइटल का फर्स्ट लेटर है, उसको जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा? कैपिटल। स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, एस फॉर स्टार्टिंग, जो सेंटेंस का सबसे पहला लेटर होगा वो भी क्या होगा? कैपिटल होगा। ये पंक्चुएशन के मार्क
मार्क है, निशान है विराम चिन्ह लगाने के। विराम चिन्ह कौन सा है? ये फुल स्टॉप, पूर्ण विराम बोलते हैं, जहाँ हमारा सेंटेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है वहाँ हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जहाँ हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जहाँ हमें हैरानी या उदासी या एकदम से शौक लगाओ वो बताना हो तो हम इस प्रकार से विस्मय आदि बोलते हैं, हैरानी सूचक बताते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। और एक एपोस्ट्रोफ, एक नीचे का कोमा होता है, एक ऊपर का होता है, जैसे कि अभी बताते हैं फादर्स कार, पापा कार, तो बीच में संबंध क्या आएगा? पापा की कार, का के की जोड़ने के लिए तो क्या बीच में लगा देते हैं हम? किसी की कोई वस्तु है, किसी का कोई संबंध है अगले वर्ड के साथ, तो का के की लगाने के साथ हम क्या कर देते हैं? कोमा लगा के, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। तो एपोस्ट्रोफ लगा के स्मॉल एस लगा देते हैं, तो इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। आगे MCQ हैं आपके, इसके आते हैं। ये मिनट्स रूल भी आपसे पूछ सकते हैं या आपसे क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ब्रीफली बता दिया है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ आइडियाज दैट फॉर्म ए कंप्लीट पैराग्राफ। आइडियाज का एक ग्रुप जो कि पूरा कंप्लीट पैराग्राफ को बनाए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट। शब्दों का एक ग्रुप जो क्या बनाए? कंप्लीट थॉट को कम्युनिकेट करे। सेट ऑफ रूल्स, नियमों का रूल्स जो सभी को राइट लिखने के लिए, करेक्टली लिखने के लिए फॉलो करना चाहिए। अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन ऑल द बेसिक पंक्चुएशन मार्क। शब्दों का एक सेट जो जिसमें सभी पंक्चुएशन मार्क्स हों। तो वैसे इसका जो बनता है, ये बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट थॉट। कोई भी ग्रुप का वर्ड है जो कंप्लीट थॉट को क्या करे? कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाए। क्योंकि यदि हम बोल लेंगे तो उसमें हमें पंक्चुएशन मार्क की तो जरूरत नहीं है, तो ये तो सिर्फ लिखने के लिए है। ये दोनों और बोलने और लिखने के लिए काम आएगा, तो इसका आंसर आएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। विच ऑफ दी सेंटेंस यूज अपर केस करेक्टली। इनमें अपर केस मतलब वो कैपिटल लेटर अच्छे से यूज हुआ है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है? आई एम हंगरी। हंगरी एक नॉर्मल शब्द है, इसमें एच बड़ा है, इसका मतलब ये गलत है। दिव्या एंड सुनील आर रीडिंग, इसमें सुनील का एस छोटा है, नेम है, तो ये भी गलत है। द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, फुल का एफ बड़ा है, तो ये भी गलत है। शी लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है और शी पहला अक्षर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है विच ऑफ दी सेंटेंस पंक्चुएटेड करेक्टली। वेयर आर यू गोइंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो ये गलत है। आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड ए पेंसिल, इसमें हमारे पास अ पेन और नोटबुक के बीच में कोमा आना था, क्योंकि ये तीन वस्तुएं हैं, एंड लगा हुआ है यहाँ पे कोमा आना जरूरी था। आई एम सो हैप्पी, तो ये भी गलत है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन नहीं आना था हैरानी का, कि हैरान क्यों हूँ जब खुश हूँ। तो दिस इज अब्दुल्स हाउस, यह है अब्दुल का घर है, ये वाला पंक्चुएशन है जो सही है। दिस इज अब्दुल्स हाउस, यह अब्दुल का घर है। यहाँ पर बाय मिस्टेक फुल स्टॉप नहीं था, तो ये लगा हुआ है। अंडरलाइन नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। इसमें संजय प्लेस फुटबॉल एवरीडे, संजय प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है, तो संजय क्या हो गया? नाउन संज्ञा हो गया, वस्तु व्यक्ति के स्थान को, फुटबॉल भी एक वस्तु होगी। प्लेस मतलब एक एक्टिविटी करता है, वर्ब क्रिया करता है, एवरीडे प्रतिदिन करता है, तो इसकी एवरीडे क्या करता है? खेलता है, तो ये खेलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगी? क्रिया विशेषण, इसको एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव होता है जो वैसे नॉर्मल शब्दों की विशेषता बताए, जैसे कि यहाँ पे है दिव्या और बुक्स, तो इसने ऑब्जेक्टिव, ये वाला नाउन है, इसकी विशेषता बताइए संज्ञा की, तो ये क्या हो गया? विशेषण। तो न्यू बुक्स, हिम क्या हो गया? प्रोनाउन, उसे, उसका, मैं, मेरा, हमें, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन, किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, सॉरी प्रोनाउन होते हैं, नाउन नहीं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो इसमें क्या है? बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो बच्चे क्या हुए? करने वाले कौन है? कर्ता कौन है? बच्चे। द चिल्ड्रन क्या है? इसका सब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, चिल्ड्रन ने फुटबॉल खेली, तो इसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट फुटबॉल आएगा, फुटबॉल खेली। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज हैज़ बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ब के बिल्कुल साथ जुड़ा होता है और वर्ब के साथ जुड़कर उसको अर्थ दे देता है, और यदि उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और बात बताए कोई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम वॉचिंग टीवी, इसमें क्या होगा? मैं टीवी देख रहा हूँ। शी बॉट ए ब्लू पेन, उसने ब्लू पेन खरीदा। द गर्ल्स प्लेड ए क्रिकेट, ये सभी क्या है? इनमें ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं है, जो आपको बताता हूँ भाई। ही रोट हिज सिस्टर अ लेटर, उसने लेटर लिखा, किसको लिखा? ये सारा क्लियर हो गया हमें कि हिज सिस्टर को लिखा, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि ही रोट ए लेटर भी लिखा होता तो भी उसके बिना हमारा सेंटेंस पूरा था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। विच, तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में है? इस वाले सेंटेंस में। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज इन पैसिव वॉइस,
पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस होती है सुस्त, एक्टिव वॉइस होती है चुस्त आवाज़ और पैसिव वॉइस होती है सुस्त आवाज़। एक्टिव वॉइस में कर्ता करने वाला प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। जैसे राम खेलता है तो क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस है कि राम ने खेला है, और राम द्वारा खेला जाता है मतलब जैसे बॉल अपने आप आई उसको खिला दिया, मतलब एक किस्म से प्रेशर, मतलब क्या है, कर्म कर्ता के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, कर्म प्रधान है इसमें। तो दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं। द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, राजू के द्वारा क्लॉक रिपेयर कराई गई। तो क्लॉक मेन हो गई और किसके द्वारा कराई गई? राजू के द्वारा। तो बाय आ गया इसमें। इसकी एक पहचान और भी होती है पैसिव वॉइस ढूंढने की, तो इसमें 90% बाय का प्रयोग होता है। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वह रूम में सो रहा है। माई पेटो, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? राजू वाला। द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, क्लॉक राजू के द्वारा करवाई गई, राजू ने नहीं की, राजू के द्वारा करवाई गई। व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स एक कह सकते हैं एक स्टडी है जिसके अंदर हम शब्दों के उच्चारण की आवाज़ की स्टडी करते हैं कि इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करता है, इसका उच्चारण कैसे करना है। तो हमारी 3 तरह की साउंड होती हैं, एक वोवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड, एक डिफ्थोंग। वोवेल में क्या होता है? स्वर की आवाज़ होती है, कॉन्सोनेंट में व्यंजन की आवाज़ होती है, और डिफ्थोंग में स्वर और व्यंजन दोनों की मिक्स आवाज़ आती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क राइट वर्ड्स इन इंग्लिश, ये गलत है, इसमें लिखा है ये स्टडी है जिसमें हम वर्ड को लिखना सीखते हैं इंग्लिश में, गलत। इट इज़ द स्टडी हाउ पीपल अंडरस्टैंड सेंटेंस, पीपल उसको कैसे समझते हैं उसकी स्टडी, ये भी गलत। इट इज़ द स्टडी हाउ मैनी वर्ड्स द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़, इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं, ये उसकी स्टडी, ये भी गलत है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड्स वी मेक व्हेन वी स्पीक, ये बिल्कुल सही है कि यह साउंड की स्टडी है, जब हम बोलते हैं और पैदा करते हैं तो उसकी स्टडी है, ये बिल्कुल सही आंसर है। What are the different types of sounds used in English pronunciation? इंग्लिश के उच्चारण में कौन कौन सी साउंड यूज होते हैं? वोवेल, डिफ्थोंग, कॉन्सोनेंट, ये तीनों बता चुका हूँ, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द वो, पर सभी। यू से गुड मॉर्निंग व्हेन इट इज़, कब गुड मॉर्निंग बोलोगे? सुबह के 11 बजे, सुबह के 9 बजे, सुबह के 8 बजे, तो तीनों ही 12 बजे के दोपहर 12 बजे से पहले हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। यू में से हाई व्हेन यू मीट, आप किसको मिलते हुए हाई बोलोगे? टीचर इन द क्लास, सीनियर इन द ऑफिस, प्रिंसिपल को, फ्रेंड एट शॉप। तो अपने हम उम्र के साथ हम बोलते हुए हाई का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आएगा यूअर फ्रेंड्स एट शॉप। इसके बाद है हमारा यू से गुड आफ्टरनून व्हेन इट इज़, आप गुड आफ्टरनून कब कहोगे? तब क्या, कौन सा क्या वक्त होगा? 10 AM, 11:59 AM, 6 PM, 1 PM। तो 1 PM पे हम आफ्टरनून कहेंगे, क्योंकि 12 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम जो हमारा होता है वो आफ्टरनून का होता है। 4 बजे के बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। यू से गुड इवनिंग व्हेन इट इज़, तो 4 बजे के बाद हमारी गुड इवनिंग है, तो हम इसमें कौन से? दोपहर के 11 बजे हैं, दिन के 9 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, तो 4 बजे के बाद कौन सा समय आ रहा है हमारा? 7 PM। तो ये वाला हमारा क्या होगा? गुड इवनिंग। राइट अबाउट यूर सेल्फ, पेपर में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि अपने बारे में कुछ लिखो, तो ये 4-5 लाइनें मैंने बिल्कुल ब्रीफ की हैं। माई नेम इज़ राम कुमार, आई रीड इन 9th क्लास, आई लिव इन, जहाँ पर आप रहते हैं, पंचकुला, अम्बाला, जो भी रहते हो आप, विलेज का, टाउन का नाम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, रामपुर। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में इतने सदस्य हैं। देयर आर डैश, यहाँ पे अपना 6 भर दीजिएगा, 7 भर दीजिए, जितने मेंबर हैं, तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बिकम डैश इन माई लाइफ, मैं लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू बिकम ऑटोमोबाइल इंजीनियर इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बिकम पायलट, आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं, यहाँ भर के इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक पोस्टल कोड होता है जिसको हम पिन कोड भी बोल देते हैं, तो असल में वो पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर ही होता है। तो अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स और लेटर यूज टू आइडेंटिफाई गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग को पहचानने के लिए मेंबर्स और लेटर्स का, नंबर्स ऑफ लेटर्स का ग्रुप है नहीं। कोड यूज टू इंडिकेट द डोर मेंबर ऑफ ए हाउस, घर के दरवाजे का मेंबर, हाउस के मेंबर का नहीं। अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ लेटर यूज बाय द पोस्ट ऑफिस टू आइडेंटिफाई रीजन, उस इलाके को आइडेंटिफाई करने के लिए पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला नंबर और लेटर का ग्रुप है, ये बिल्कुल सही है। तो 6 डिजिट का हमारा कोड होता है, पिन कोड, जिसको पोस्टल कोड कहते हैं। अ कोड यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पोस्ट ऑफिस, डिफरेंट पोस्ट ऑफिस को आइडेंटिफाई नहीं करता, ये सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस के लिए प्रयोग होता है, उस एरिया के लिए, रीजन के लिए प्रयोग होता है। व्हाट आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जिसका उत्तर हाँ या ना में देके हमारी बात खत्म होगी। जैसे हम पूछेंगे कि आप क्या खाते हो, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये चीज़ खाता हूँ। यदि हम पूछे क्या आप खाते हो, तो आप कह सकते हो नहीं खाता, या कह सकते हो खाता हूँ। क्या आप खा रहे हो, हम कहेंगे नहीं खा रहे या खा रहे हैं। तो जिसमें क्या पहले लग जाता है तो वो क्या होते हैं, हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन विद येस नो आंसर इज कॉल्ड क्लोज एंडेड। अब इन्होंने पूछा भी, आगे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि विच ऑफ दीज आर
ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? हाउ डू यू फील, क्या आप कैसा महसूस करें? डिड यू मीट हिम, क्या तुम उसे मिले? तो ये भी क्या वाला है, ये भी क्या वाला है? ये दोनों है क्लोज एंडेड, ये दोनों है ओपन एंडेड। ए और सी क्या है? ओपन एंडेड। इसमें हमें उसका उत्तर हाँ या ना की बजाय कुछ और देना है। विच ऑफ दीज आर क्वेश्चन वर्ड्स, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स कौन से? वट भी है, विच भी है, हाउ भी है, वांट नहीं है। तो ए और डी और सी इसके आंसर हैं। विच ऑफ दिस इज द करेक्ट वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस यू आर स्टडिंग इनटू क्वेश्चन। यू आर स्टडिंग में क्या होता है? ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब यदि हम स्टार्टिंग में लगा दें और बाकी वैसे का वैसा सेंटेंस पीछे ले जाएं तो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये आर यू स्टडिंग इसका बेस्ट आंसर है, राइट आंसर भी यही कह सकते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की फुल फॉर्म है। यदि भी आपसे पूछ सकते हैं कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? सूचनाओं को मैनेज करना, सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ये सारा किसका काम है? हमारा आईसीटी का। आईसीटी में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सभी अंग हैं इसके आईसीटी के। तो आईसीटी का हमारे कार्य पर क्या काम होता है? जब हम वर्क करते हैं, कहीं भी कार्य पर जाते हैं दफ्तरों में, तो बैंकिंग में कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में, लेन देन करने में प्रयोग होता है। एनिमेशन और ग्राफिकल वीडियो बनाने में, टीचिंग में या कहीं प्रेजेंटेशन देने में, तो किसी भी कार्य पर ये इस प्रकार के इसके यूज़ हैं, प्रयोग हैं, कह सकते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि कार्य पर इसका क्या यूज़ है। घर पर आईसीटी का क्या काम है? कंप्यूटर का ऑनलाइन स्टडी के लिए हम प्रयोग करते हैं। मोबाइल का भी हम किसी से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में और ऑनलाइन स्टडी में। तो ये आपसे आईसीटी के यूज़ भी पूछ सकते हैं। ये 10 मार्क्स का आपके पास, चाहे आईटी है, चाहे ऑटोमोबाइल है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे सिक्योरिटी, रिटेल, कोई भी सब्जेक्ट है, तो 10 मार्क्स का आपके पास इसमें से पेपर आएगा। स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या अंतर है? स्मार्टफोन का जो साइज़ है स्क्रीन का वो छोटा होता है, बट टैबलेट का बड़ा होता है और उसको बार बार हमें फ़ोन को यूज़ करने के बाद चार्ज करना पड़ता है। इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इसकी बैटरी लाइफ होती है, तो इसको कम समय बाद चार्ज करना पड़ता है। मतलब इसके जो इंटरवल्स हैं चार्ज करने के वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। तो इसके बाद ये कुछ साइन है। ब्लूटूथ, नीला दांत, टूथ मैंने दांत, ब्लू मतलब नीला, तो ये इसका साइन है, इसका नाम ब्लूटूथ रखा है। ये क्या है? बेसिकली वायरलेस एक दूसरे से मोबाइल को कनेक्ट करके हम मैसेजेस, अपनी फाइल्स, फोल्डर कुछ सेंड कर सकते हैं। आपने किया भी होगा ब्लूटूथ का यूज़। और एक वाईफाई से हम क्या कर सकते हैं कि किसी के इंटरनेट डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। यदि वो अपना वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करता है या वाईफाई इनेबल्ड कोई भी सर्विस ऑन करता है, ब्रॉडबैंड है, तो हम अपनी वाईफाई से उसको कैच करके अपने फ़ोन में इंटरनेट सेवा का यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इससे क्या कर सकते हैं? हम किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, वो किधर को है, उसकी डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की फुल फॉर्म है। ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वेब की, इंटरनेट की एक सर्विस है जिससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट के स्टार्टिंग में WWW लगा होता है, तो यह उसकी एक जैसे एक्सटेंशन पीछे लगता है, तो ये कह सकते हैं कि ये प्रीफिक्स लगता है सबसे पहले स्टार्टिंग उसका किसी भी वेबसाइट का। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यदि कोई आपके से कंप्यूटर के मेन पार्ट्स पूछे तो आपके 3 पार्ट होते हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। कोई पूछे माउस भी पार्ट होता है लेकिन ये एक्स्ट्रा में आता है। मेन पार्ट इसके 3 ही है। माउस एक्स्ट्रा डिवाइस है। इसको हम डिवाइस के फॉर्म में यूज़ करें तो 3 प्रकार की डिवाइस होती है हमारी: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के द्वारा हम किसी कंप्यूटर को कोई डाटा इनपुट करते हैं, उसमें डाटा चढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है कि जो हमने डेटा उनको दिया उसके बाद जो हमें रिजल्ट शो होगा, दिखाई देता है, उसमें आउटपुट मिलते हैं, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं या प्रिंटर बोलते हैं। ये सारी हमारी क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है कि इनपुट से जो हमने दिया कंप्यूटर को और आउटपुट तक निकालने में बीच में जो प्रोसेसिंग ली जिसने ये कार्य करके दिखाया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? CPU। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आ सकता है आपके पास। CPU की फुल फॉर्म बताएं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आपके पास कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपके पास पेपर एग्जाम में आ सकती हैं, आपको पता नहीं। यदि हमने किसी चीज़ को कॉपी करना है तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल, कीबोर्ड का कंट्रोल और C दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। फिर जहाँ पर हमने पेस्ट करना लेके जाना है तो कंट्रोल V दबा देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। यदि हमने वहाँ पे कॉपी नहीं रखनी, वहाँ से उड़ाना है, दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम कॉपी की जगह कट का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस X दबाएंगे, वहाँ से वो चीज़ चली जाएगी और दूसरे फाइल में आ जाएगी। कॉपी में क्या होता है कि वहाँ भी रह जाएगी और दूसरी फाइल में भी आ जाएगी। कंट्रोल Z का मतलब होता है अंडो, किसी चीज़ को रिवर्स करना। यदि हमने कोई कॉपी की थी, ओहो हमें लगा बाद में ये तो गलत हो गया, हमें तो वापस जाना है, तो हम कंट्रोल Z दबाएंगे तो वही वापस हमारी चीज़ वहीं की वहीं आ जाएगी, हमारा एक स्टेप बैक हो जाएगा। तो जितनी बार हम कंट्रोल Z दबाते हैं उतने हमारे स्टेप बैक होते चले जाते हैं। कंट्रोल S का मतलब होता है सेव करना।
कंट्रोल पी का मतलब हमने किसी को प्रिंट कमांड देनी है तो कंट्रोल पी से दे सकते हैं। आगे ये एक्सटेंशन है फाइलों की। यदि आपके पास एक फोल्डर में काफ़ी फाइलें पड़ी हैं तो उनके आपके नाम के पीछे एक्सटेंशन देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में बनी है। यानी कि पावर पॉइंट में बनी है तो .ppt लिखा होगा पीछे, या PPTX भी आता है आजकल जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो .doc लिखा हो तो MS वर्ड में बनी है, .docx लिखा है वो भी वर्ड में है, .bmp पेंट में, .xls या XLSX होगा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी है। ISP किसको बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं, जो कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आइडिया होगी, वोडाफोन होगी, BSNL होगी। तो ये सारी कंपनियां क्या हैं? ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं, उपलब्ध कराती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर किसको कहते हैं? जिसके अंदर हम वेब इंटरनेट को सर्फ करते हैं, चलाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, तो ब्राउजिंग करना बोलते हैं उसको। तो ये हमारे इसमें से कौन सा है? क्रोम ब्राउजर, जिसको हम गूगल क्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ब्राउजर कौन कौन से हैं? सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, यूसी, ओपेरा, और जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से ई का साइन बना होता है, देखा होगा आपने। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सी कंपनी है जो हमें ईमेल ईमेल बेसिकली क्या है? जैसे हम डाक के द्वारा चिट्ठी भेजते हैं, वो भी एक चिट्ठी भेजने का तरीका है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाती है। उसके लिए हमें हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसको भेजते हैं, वहाँ पे भी सॉफ्ट कॉपी में फॉर्म में पहुँचती है, बट वो उसका प्रिंट बाद में निकाल सकता है। तो यह बहुत तेज़ी से पहुंचाने वाली चिट्ठी है। पहले हम चिट्ठी भेजते थे तो कम से कम 3 से 4 दिनों में पता लगता था। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है या तो मोबाइल से मैसेज कर देते हैं, या उसको प्रोफेशनली भेजना है तो हम ईमेल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं। मेल का मतलब चिट्ठी, ई मैंने इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी। तो जीमेल, ये सर्विस प्रोवाइडर कराने वाली कंपनियां हैं जीमेल, आउटलुक, याहू, हॉटमेल, रेडिफमेल। देखा होगा जैसे हमारी ईमेल आईडी है azurhelpdeskguru@gmail.com, यानी कि जो उस कंपनी का नाम होगा @ के बाद वो लग जाएगा। जैसे कि मान लो याहू है तो @yahoo.com। जैसे मोबाइल की कई कंपनियां हैं, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL, रिलायंस, तो ऐसे ही ईमेल की भी कई कंपनियां। तो आप किसी की भी सर्विस ले सकते हो, तो वो आपका एड्रेस बन जाएगा जिसकी आप सर्विस लोगे। तो जो भेजने वाला होगा उसको आपको ये एड्रेस से पता लग जाएगा कि आपने किस कंपनी में बना रखा है। अब ईमेल के कुछ पार्ट हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, नज़दीक ही पहुँच गए अब हम। पार्ट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के मेन पार्ट क्या होता है? कंपोज। कंपोज का प्लस का निशान फोन में देखा होगा आपने बना होता है, तो प्लस को यदि हम ऐड करते हैं तो कंपोज हमारी नई ईमेल बनने का कैबिन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। सबसे पहले टू आता है जिसको हमने भेजनी है। मान लो आपने हमें मुझे मेल भेजनी है azurhelpdeskguru@gmail.com। फ्रॉम आपका अपने आप इनबिल्ट हो जाता है आपकी मेल से, जो भी आपके फ़ोन की, यदि एक से ज़्यादा ईमेल है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो किससे भेजनी है। इसके साथ एक ऐसे इस टाइप से बना होता है, आप इसको टच करके सिलेक्ट कर सकते हो आपने कौन सी ईमेल से सेंड करनी है। फिर नीचे मैसेज की सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो रिगार्डिंग थैंक्स टू azurhelpdeskguru। तो मैसेज की बॉडी यहाँ हम लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर, आई हैव फाउंड यूर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वीडियोस। आप अपने यहाँ सिग्नेचर बना सकते हो, थैंक्स एडिगाज रोहित, ऑटोमोबाइल स्टूडेंट 9th क्लास। और ये डिजिटल सिग्नेचर होते हैं या फिक्स भी बना सकते हो। इस टाइम तो आपने लिख दिया, आप सेटिंग में जाकर इसके परमानेंट सिग्नेचर बना सकते हो। आपको हर बार ये अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप जब भी ईमेल सेंड करोगे ये पहले से ही बना बनाया आ जाएगा फिक्स। फिर और ईमेल के क्या कंपोनेंट होते हैं कि इनबॉक्स, जिसमें आपके पास मेल्स आती हैं, सेंट मेल जो आपने भेजी हुई होती हैं, ड्राफ्ट जो आपने अभी भेजनी थी आधी बना के छोड़ दी वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है, आप उसको बाद में ड्राफ्ट में ओपन करके कंप्लीट करके बाद में सेंड कर सकते हो। आउटबॉक्स में वो मेल रहती हैं जो आपकी भेजी जानी थी पर अभी भेजी नहीं गई, तो वो आउटबॉक्स में रहते हैं, आप उसको रीसेंड कर सकते हो। ट्रैश में हमारी डिलीट हुई ईमेल्स रहती हैं, यदि हम डिलीट कर दें तो एक बार वो ट्रैश में चली जाती हैं, हम चाहे तो वहाँ से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। यदि हम ट्रैश से डिलीट कर देंगे फिर हमारी ईमेल वापस नहीं आएगी। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? तो बिजनेस सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, हजार, खतरनाक, सेलिंग, बेचने की। तो बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? आर्थिक एक्टिविटी। इससे आर्थिक जो हमारा माहौल है उसको फ़ायदा मिलता है, कि उसको आर्थिक फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है। व्हाट इज़ द एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? उद्योगपति होने का क्या उद्देश्य होता है? प्रॉफिट को अर्न करना, कस्टमर की नीड को नवीनता के साथ सॉल्व करना, बोथ ऑफ द अबव दोनों, ए और बी, और नन ऑफ द अबव दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आएगा बोथ ऑफ द अबव। प्रॉफिट भी अर्न करते हैं और कस्टमर की नीड को भी इनोवेटिवली करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रही होगी। इस बूस्टर को आप 2 से 3 बार अवश्य देखें। मेरा ये दावा है कि 20 से 30 मिनट की स्टडी में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 10 के अराउंड अच्छे नंबर ले पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।